ये आपके एग्जाम्पलर में से है, आपके पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी नहीं तो सितंबर टेस्ट में। क्वेश्चन बहुत इजी है, वैसा ही है जैसा हम वो फिक्स चार्जेस और वेरिएबल का करते हैं। रेलवे की टिकट है, एक है हाफ, एक है फुल। हमेशा जब क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, तो उसके क्वेश्चन को टेबल की फॉर्म में करो कि हाफ टिकट में क्या किया हुआ है। हाफ टिकट में कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। तो मतलब मुझे जो दो कीवर्ड दिखे ना इसमें, एक तो वो फुल फेयर है और रिजर्वेशन चार्जेस। ठीक है, रेलवे टिकट हाफ है और फुल है, इसमें रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम दोनों के, लेकिन हाफ टिकट में हाफ फेयर लगता है और फुल टिकट में फुल फेयर लगता है। रिजर्वेशन चार्जेस दोनों के सेम है, रिजर्व करने के सीट चार्जेस सेम है, लेकिन हाफ टिकट में हाफ फेयर लगेगा, फुल टिकट में फुल फेयर लगेगा। ठीक है, तो लेट द रिजर्वेशन चार्जेस बी एक्स। दो चीजें होगी ना, रिजर्वेशन चार्जेस क्या है मुझे नहीं पता, वो एक्स है, और फेयर क्या है वो बाय बाय ले लिया। फुल फेयर जो है मन वो बाय बाय ले लिया। फुल फेयर का मतलब किसी डिस्टेंस जितना कवर कर रहे हो उसके हिसाब से डिस्टेंस हुआ। रिजर्व सीट करने का चार्ज सेम है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रैवल करना, कोई दूर जा रहा है कोई पास आ रहा है, तो वो फेयर हो गया। समझ में आ गई बात है। अब वो कहता है रिजर्वेशन चार्जेस दोनों में सेम है, एक्स एंड एक्स। इसमें फेयर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ वाई, वाई अपॉन टू हो गया वेरी। और ये क्या हो गया वाई। तू पढ़ता नहीं है, बस तेरा दिमाग ठीक चलता है। मैं सच्ची बताऊं, मैं फालतू में अप्रिशिएट मैं नहीं करती। ठीक है, एपी ना लास्ट ईयर समझाने में 1 महीना लगा था बच्चों। लास्ट ईयर 10th की क्लास को एपी सिर खप गया था मेरा, वो नहीं समझे थे। लीनियर इक्वेशंस में सिर खपा था, वो नहीं समझे थे। सीरियसली कह रही हूँ, आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आया है। ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने टेस्टिंग भी बहुत अच्छी लिया, उन लोगों के टेस्ट नहीं लेती थी, उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, आप डर रहे हैं टेस्ट से, आता ही नहीं आता ही नहीं। बहुत टेंथ ने पिछली बार परेशान किया था, टिल अगस्त लगा लो, सब उड़े उड़े, सब उड़े हुए थे, दिमाग पढ़ाई में था ही। तुम लोगों का लकीली है, तुम लोग मेहनत, थोड़ी सी मेहनत तो कर ले, मेरे मार्क्स आ जाएंगे। 50s में घूमता है ना, मेरी श्योरिटी ले ले, तेरे 65 और 68 अब कहीं नहीं गए। ठीक है, कल मैं एपी देखी थी तो एपी सॉल्व कर रहा था, कोई इनिशियली एपी आती है, बस उसको आगे लेके जाना नहीं आ रहा। इनिशियली तूने सॉल्व कर लिया कि अगर टर्म दी है तो ये ले लिया, उनको टर्म ही समझ नहीं आती थी कि a+5d लिखी। 6 टर्म को मैं बोलती थी क्या लिखेंगे, ऐसे बैठ के लिखते थे, क्या लिखेंगे, बोल चुकी थी कि ऐसा हमने करना ही है, तू वो लिख लेता है बिना मेरे बताए। आपने क्लासेस लगाई है, मेरे साथ तो बहुत कम क्लासेस लगाई है एपी की, है ना, जो लगाया था मैं वही तो लगाया है ना। तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ी मेहनत कर लो। थोड़ी मेहनत में क्या है, थोड़ा सा घर जाके पढ़ लो रेगुलर, बस। अपने आप तुम 80 कहीं नहीं गए तेरे, सच्ची कह रही हूँ, तेरा पेपर देखा है मैंने, 100 नहीं स्कोर किया, पर तेरे आ सकते हैं। और वो बहुत एक बड़ी चीज होती है पेपर में 100 लेके आना, सर्टिफिकेट मिलता है अलग से बोर्ड से, विच आई फील। बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है अगर फुल सब्जेक्ट आते हैं मार्क्स तो उसके लिए टारगेट करो तुम भी। मतलब यार थोड़ा सा ध्यान दे दे, 10th है, वो एक अचीवमेंट जो होती है ना वो थ्रू आउट रहती है। 10th में आई विल बी वेरी क्रूशियल, 8 तक मैं कहूंगी नहीं पढ़ो ठीक है, 8th में मेरे बच्चों को मैं कहूंगी ठीक है जितना पढ़ लिया काफी है, पर 10th में इफ यू कैन अचीव दैट थिंग ना, दैट्स अ लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट एंड दैट गिव्स अ बूस्ट। एक इतना अच्छा बूस्ट देता है ना अपने मॉडल्स को, अपने वो ईगो को बड़ी अच्छी बूस्ट मिलती है। वो थ्रू आउट लाइफ में ना वो फीलिंग रहती है। मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ ना तो मेरे पास एक होता है, क्या फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज, मैं बड़े जोश से बोलती हूँ उस चीज को। खत्म भी हो गई, इतने साल हो गए, वो कॉलेज चेंज हो गया, मैंने उसमें क्या किया, वो अलग से बच्चे आ रहे हैं, अलग से सब बहुत कहीं कहीं जा रहे हैं, बट व्हाई आई एम दैट गेटिंग दैट बूस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़कर आई हूँ। एलएसआर लेडी श्री राम और श्री राम, ठीक, उनमें फर्क है, बट आई एम वेरी हैप्पी। मैं एसआरसीसी में नहीं थी, एलएसआर में थी, बिकॉज उसने ओवरऑल ग्रोथ बहुत की, ओवरऑल माइंड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, बोलना सीखना बहुत है, एसआरसीसी में नहीं होता। मैं वैसी होती जैसे मैं स्कूल में थी, ठीक है, और स्कूल में बहुत मैं बात भी नहीं करती थी ऐसी थी। आई वॉज अ वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन बहुत थी, बुली बहुत जल्दी कोई करता था मुझे अगर करना हो तो, अब कोई करता है ना किसी को तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एंड आई नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट। वो चीज मुझे कॉलेज में जाके सीखनी थी कि हाउ टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बस बोलना है और बोल लो। ठीक है, चलो उसके बाद है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, कॉस्ट 25-30। आज की जो आपका माहौल अभी चल रहा है ना आपके आसपास स्कूल्स का, वो 2002 में वहां पर दिल्ली में तब था। समझ में आया। आजकल जितने आप ओपन और जितना आप गर्ल्स को लेकर या एजुकेशन को लेकर जितना आप हो रहे हो,
है ना, और पेरेंट्स भी ओपन अप हो रहे हैं फॉर एजुकेशन ऑफ बोथ। वो 2002 में 2004 में वहां पर वो माहौल था, ठीक है। तो ऐसे नहीं कहता मेट्रो सिटीज एडवांस है, वो एडवांस क्यों है, क्योंकि वहां पर जो चीज एक कल्चर बनता है वो हमारे छोटे वाले स्टेशन में नहीं, वो बहुत लेट आता है। इसीलिए उस चीज को मैंने सीखा है, समझा है। वो कंपटीशन की स्पिरिट पहले नहीं थी, अब है यहाँ पर, ठीक है। और अवेयरनेस है पेरेंट्स में भी, वो चीज हमारे टाइम पे नहीं थी। अच्छा, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी 25:30 है, तो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट तो फुल हो गई। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, तो उसमें क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25:30। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट x plus y, also one reserved first half class ticket x plus y by 2, cost 38 है। रिजर्व के साथ फेयर तो लगेगा ही ना, टिकट रिजर्व करके बताओगे तो सही ना, स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रहे हो, आपने सीट रिजर्व नहीं की। रिजर्व करने के चार्जेस अलग है। देखो क्या होता है, शताब्दी में सीट रिजर्व कर ली, अब वो अमृतसर से चल रही है, लुधियाना जाना है या पटियाला जाना, आपने जलंधर उतरना है, ये चार्जेस अलग है, ठीक है, और ये चार्जेस अलग। रिजर्वेशन और सीट को रिजर्व करने का चार्ज सबको सेम लगेगा, चाहे आपने अमृतसर से बुक किया, चाहे जलंधर से बुक किया, जो लुधियाना से बुक किया, विच आई फील, है ना। इसके बाद आप दिल्ली जा रहे हो, यहाँ पे स्टॉप है, तो रिजर्वेशन चार्जेस सबके लिए सेम है, लेकिन जो यहाँ पे रुकेगा उसका फेयर अलग होगा, जो यहाँ रुकेगा उसका फेयर अलग होगा, जो लुधियाना टू दिल्ली जाएगा उसका फेयर अलग होगा। सीट रिजर्वेशन चार्जेस सबके सेम है, कौन से स्टॉप पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो अलग है, ठीक है। x plus y is 25:30, x plus y plus x plus y by 2 is 3,810, इसका निकाल लो अब। y is 2500, x की वैल्यू आ गई 30। अब देखो फेयर क्या है, 2500 जाने का किराया, और रिजर्वेशन सीट के चार्जेस क्या है, 30 रुपए। 30 रुपए में सीट रिजर्व होगी, लेकिन जाना कहाँ है वो भी तो बताओगे ना, सीट रिजर्व करके क्या किया। समझ में आ गया, ये पेपर में आपके क्वेश्चन विच आई फील आ सकता है। आ गया समझ में। उसके बाद विजय हैड सम बनानास, ये भी करवा दो, ये आना चाहिए कि नहीं। सबने लिख लिया हुआ है, कबीर लिख लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैम कर रहा हूँ, बस होने लगे। जसलीन आपने कर लिया, अब जसलीन वाले क्वेश्चन भेजो जो उसने दिए हैं। हाँ, कौन सा आ सकता है, मैम ने कहा है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वो समझने का लंबा चौड़ा वे है, हो जाता है, मैं करवा दी। पहले तो जसलीन अगर इसको तुम क्लियर पिक्चर, मतलब वो लैंडस्केप फॉर्म में पिक्चर भेज सकती हो तो ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इन्वर्ट नहीं होता। यस मैम। ये नहीं है, इसमें रोटेट नहीं होती पिक्चर, ठीक है। मैम वो प्रॉफिट और डिस्काउंट वाला एक बार करा दो। वो भी करवा देती हूँ, उसे लैंडस्केप मोड में भेज दोगे तो अच्छा रहेगा बच्चा, वरना मैं इसमें ओपन करती हूँ वर्ड में। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ भेज दो, कोई नहीं, इसमें भी ट्राई करके देखो।
मैम कर दिया आपको सेंड। हाँ बेटा एक ये ना क्वेश्चन आपको करवाया था, क्वाड्रेटिक है ना आपको, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो ये। ये जिसमें काम होता है। Show that if the roots of the following equations are equal, then AD is equal to BC. ये शो करना है। इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ac प्लस bd इंटू x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको 2 प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी इक्वेशन की रूट्स रियल एंड इक्वल दी होती हैं, since the roots are real and equal, roots are real and equal, तो हम क्या करेंगे, b is equal to 0, b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0। परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका आप शो कैसे करोगे? ठीक है, तो b स्क्वायर में मैंने क्या लिखा है, b की वैल्यू क्या है, 4 नहीं है तुम्हें, b क्या है अपने पास, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 2ac प्लस bd, तो 2ac प्लस 2bd होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c कितना है, समझ में आ गया? अब इसको सॉल्विंग रह गया बस, और कुछ नहीं है आपके पास। अब इसको सॉल्व करना है ढंग से। तो देखो क्या करोगे इसमें, 2ac प्लस 2bd का होल स्क्वायर क्या लगाते हैं इसमें, आइडेंटिटी कौन सी वाली, 2ab। बस इसमें अब लगाओ कैसे लगे, बताओ मुझे टर्म्स क्या होंगे, ध्यान तुम ही बताओ। 2ac स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख के बोलते हैं, कोई बात नहीं, लिख के बता देंगे, 2 मिनट लगाओ, लिख लो। हम्म 4ac 4a स्क्वायर c स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाँ 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस कभी 4 2 इंटू 2 ऐसे हुआ ना, 2ab यही दिखा, तो फिर 4 2 2 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 और ACBD तो ABCD हो गए, चारों के चारों आ गए। कबीर अब मुझे नेक्स्ट वाली टर्म बताओ, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर d स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर होगा। मैम a स्क्वायर c स्क्वायर हम्म प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर वेरी गुड, प्लस c स्क्वायर b स्क्वायर हाँ जी प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, तो हमेशा ना इस कांस्टेंट टर्म को बाद में मल्टीप्लाई करना, पहले जो ये दो पहाड़ वाली चीज है ना उसको सॉल्व कर लो। 4 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है ना। पहले क्या कहती मैंने जैसे बच्चों को समझाया था, मैं ग्रुप में बदमाश होता है ना, कोई बदमाश वाला ग्रुप होता है तो ग्रुप को देख के पंगा नहीं लेते, हम एक बच्चा अकेला हो तो उससे पंगा ले लेते हैं, है ना, पंगा एक से लेते हैं, पूरे ग्रुप को नहीं छेड़ते। तो यहाँ पर आप पहले इसको सॉल्व करो, 4 को भी लोगे, माइनस को भी ध्यान रखोगे और a स्क्वायर b स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे, वो है ग्रुप से पंगा। वो तब लेते हैं जब हम पता है कि हम सुपर है, हमारे पीछे भी बहुत बैकिंग है, दिमाग चलता है हमारा मैथ्स में, ठीक है, वो तब करते हैं व्हेन वी कैन हैंडल मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल कैलकुलेशंस एट वन टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 8abcd। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगी, -4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर d स्क्वायर।
ये चारों मैंने टर्म्स लिख दी। अब क्या होगा, एंड अब क्या हो रहा है, आई कैन सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टर्म खत्म, डी स्क्वायर खत्म। अब मेरे पास जो रह गया वो है 8 ए बी सी डी माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ए बी सी डी, अब देखो मैंने इस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर को यहाँ पर प्लस 8 ए बी सी डी। अब बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, -4 कॉमन लिया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इससे आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। मैंने क्लास में करवाया था, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना इस ग्रुप में, इस हैंडआउट में, वो क्लास में करवाया हुआ है, ये बोर्ड में आया था। इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लिख लिया बच्चे। देख, दो नंबर्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला करो। इफ द इक्वेशन if the equation 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square, ये इसके रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, तो प्रूव करना है। ये बड़ी सी बात जो दी हुई है, मैं आपको इक्वेशन ठीक से देती हूँ। 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसमें जो टू प्रूव है वो कहता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। मैं बनाना वाला क्वेश्चन जो भी करवा दूं पेपर में कल आ जाना, बिकॉज मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, मैं कहती हूँ पेपर में नहीं आएगा वो आ जाता है, पेपर में नहीं आएगा और नहीं करवाया तो वो पक्का आएगा, करवाने के बाद कभी नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते। अब रिकॉर्ड जो है ना वो टूट भी सकता है, मैंने कौन सा वो बात करी तो वो होनी होनी है। इसमें आपके पास है सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore b की वैल्यू क्या होगी 2mc, तो b स्क्वायर लिख रहे हैं हम, आई विल राइट 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, c कितना आ जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं आता था ना ये, कर अच्छे से। अब इसको स्क्वायर करो, और जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी वैसे ही करना। मैं इस ग्रुप में भेज रही हूँ ये हैंडआउट, तो इसको दोबारा से कर लेना, इसका थर्ड क्वेश्चन जरूर करना, वो मैं करवाती हूँ।
ये ले लेगा मैं पकड़ मैं वॉश करके ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर ए स्क्वायर। हो गया था सॉल्व ये कि नहीं? ये मैंने कैंसिल कर दिया। आपसे सॉल्व हो गया जसली? यस मैम। ठीक है ना। अब ये 2021 फाइनल बोर्ड से आया था, मई में जो टर्म 2 हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन था। बोर्ड में आ चुका है तो फिर तो ये पक्का आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है और जो पिछले वाला करवाया था वो भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर को एक तरफ रखकर 4 सी स्क्वायर ले जाएंगे, 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डन, हेंस प्रूव। अब इसका सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। A motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of stream. देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करने का ना सिर्फ एक ही रट्टा मारने का मतलब समझने का एक ही वे है। हमेशा जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू ऑलवेज सी व्हाट इज द स्पीड अपस्ट्रीम, व्हाट इज स्पीड डाउनस्ट्रीम। दो तरह की स्पीड है। टाइम स्पीड डिस्टेंस को देखना है, स्पीड कितना है, टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इक्वेशन हमेशा टाइम पे बनती है। वो इक्वेशन टाइम में कैसे बनती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके फिर टाइम डिफरेंस क्या होता है कि यार वो इस स्पीड पे चला, मैं इस पे चला, मैं 2 घंटे पहले पहुंच गया। समझ में आ गई बात? ये सिंपल नॉर्मल। अगर मैं कन्वर्सन की बात नहीं करती, हमने बात की किसी से कि वो 4 बजे चला पर मैं 5 बजे चला, मैं 7 बजे पहुंच गया, वो 8 बजे पहुंच गया। ठीक है। तो अगर if I start at 4, that is what it means. I start at 4 and reach at 8. The other person starts at 7, reaches by starts at 5, reaches by 7. I have taken how many hours to reach? 4 hours. उस बंदे को कितने लगे? So that person has taken 2 hours more than me. Yeah, the other person's time is 2 hours less than mine. ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगी, उसका डिस्टेंस उसकी स्पीड, उसका अपना डिस्टेंस उसकी अपनी स्पीड, दोनों के डिफरेंस में 2 घंटे का है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। दिस इज हाउ वी सॉल्व अ टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना स्पीड टाइम डिस्टेंस का, हमेशा अपने आप से पूछना डिस्टेंस कितना है, स्पीड क्या है, 2 तरह की स्पीड भी होगी, और उन दोनों स्पीड पर टाइम कितना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू आस्क। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जहां मुझे दिख गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, मैं दोनों स्पीड निकाल। अपस्ट्रीम स्पीड में स्पीड प्लस होती है माइनस, ऊपर जा रहे हो, माइनस। डाउनस्ट्रीम में नीचे स्लाइडिंग देखना ना, स्लाइडिंग ऊपर चढ़ रहे हो, सीढ़ियां ऊपर चढ़ने मुश्किल होती है, इसलिए स्पीड माइनस आएगा, आप थक जाते हैं, है ना। और यही डाउनस्ट्रीम हो भागते रह जाते हैं, राइट। आपके स्कूल पे स्लाइडर्स बहुत बने हुए हैं, चढ़ना मुश्किल है, भागना यू रन, सेम यू कम रनिंग डाउन, राइट। तो अपस्ट्रीम में स्टिल वाटर में स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? डिस्टेंस लगा है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए। टाइम अपस्ट्रीम कितना लगा होगा, 24 अपॉन 18 माइनस x,
टाइम डाउनस्ट्रीम कितना लगा होगा 24/18 प्लस। अब देखो टाइम ज्यादा कौन सा है, 1 आवर मोर लिखा है, takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream. ज्यादा वाला टाइम कौन सा है, अपस्ट्रीम वाला ज्यादा होगा कि डाउनस्ट्रीम वाला ज्यादा होगा, अपस्ट्रीम। तो बड़ा टाइम कौन सा होगा, नंबर ज्यादा किसके पास होंगे, अपस्ट्रीम के पास। तो मेरी स्टेट और कितना ज्यादा है 1 आवर। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी 24/18 माइनस 24/18 प्लस माइनस, ठीक है, टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम इज 1। समझ में आ गया। टाइम से का क्वेश्चन स्टोरी याद कर लो के। सबसे पहले आप स्टेप्स होगा, पहले तो देखो हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल। दो तरह की आपको सीधे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या हर बार डिस्टेंस दो तरह की होगी। देखो कंपैरिजन दो तरह का होगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है कि सेम है, ठीक है। सेकंड स्पीड क्या है, अगर डिस्टेंस डिफरेंट है तो स्पीड सेम होगी, कि पहले 24 किलोमीटर फिर 36 किलोमीटर ऐसे से चले हम, ठीक है, राइट। अगर स्पीड डिफरेंट होगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबका डिस्टेंस सेम होगा, कि पहले मेरी स्पीड x थी फिर मैंने 5 किलोमीटर बढ़ा दी, या मैं इस पे चल रहा हूँ वो इस पे चल रहा है, 5 कम 5 ज्यादा, इस तरह से होगा। हमेशा डिस्टेंस को स्पीड को वेरी कर किया होगा। तो आपने देखना है स्पीड क्या है, फिर आपने देखना है टाइम का डिफरेंस दिया होगा कि जब ऐसा ऐसा किया तो उसका टाइम कम था मेरा टाइम ज्यादा था, कुछ ऐसे करके दिया होगा, वो डिफरेंस क्या है। फिर अपने आप से पूछना टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके बनाना, और फिर देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसको पहले बड़े वाले को पहले लिखकर माइनस दूसरे वाला इक्वेशन बना देना। ये जनरल एक स्टेप्स है, जब भी टाइम पे डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा। द ओनली प्रॉब्लम यार है समझ नहीं आता क्या करना है, जो आपको लिखा होगा ना फाइंड लास्ट में वो ले लेना, चाहे दोनों वेरिएबल्स को ले लो, एक्स और वाई, स्पीड और टाइम को ले लो, और फिर देखो कि स्पीड कैसे बनी, डिस्टेंस कैसे हुआ। मोस्टली टाइम में बनी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं बनानी तो फिर पता है वो सिंगल वेरिएबल टाइम में बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम मतलब जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम डिफरेंस दिया ही होगा। और यूजुअली कहा जाता है फाइंड द स्पीड, कोशिश करना वही बनेगा। अब वो वेरी करके देना तो बहुत एक लंबी चौड़ी बात होगी ना, कि उसमें आ गया वो भी समझ में आ जाता है। अब हो क्या सकता है, तुमने स्पीड को एक्स ले लिया टाइम को वाई ले लिया, जैसे इस केस में था, ठीक है। और स्पीड अपस्ट्रीम तुम्हारी क्या होगी 18 माइनस एक्स 18 प्लस, टाइम तो तुम्हारा वाई है, स्पीड तुम्हारी खत्म हो गई ये चीज, ठीक है। अब तुमने कहा कि 18 माइनस एक्स इज अपस्ट्रीम, 1 आवर मोर, तो टाइम लगा y1, और ये कितना हो गया 24। अब ये इसमें y और 20, ठीक है। फिर देखो अब तुम्हारा आ रहा है y प्लस 1 इज इक्वल टू 24/18 माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू 24/18 प्लस एक्स। तो ये y इसमें पुट कर दिया, बात वही है, इक्वेशन वही बनेगी, मुड़ तोड़कर वही बनती है। पर जो मैंने आपको अभी स्टेप्स लिखने को कहा है ना, कि पहले देखो डिस्टेंस क्या है, फिर वो डिस्टेंस पर स्पीड कितनी कितनी है, और इसकी वजह से टाइम कैसा कैसा फॉर्म हुआ। ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछेगा, स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगी, ठीक हो गया। अपने आप आपकी इक्वेशन बन जाएगी, कहीं ना कहीं तो पहुंचना शुरू कर दोगे आफ्टर दिस प्रैक्टिस सेशन। समझ में आ गई बात ये, कोई यहाँ तक मुश्किल, ठीक है। ये हो गया टाइम्स पर डिस्टेंस, अपस्ट्रीम टाइम डाउनस्ट्रीम मैंने करवा दिया ना आपको, जो क्लीन हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अब स्टेटमेंट को उसको सॉल्व भी कर लो। 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। कबीर समझ में आ गया? यस मैम। टाइम्स की डिस्टेंस के क्वेश्चन में हमेशा अपने आप से पूछना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसका नंबर देख लो, फिर स्पीड क्या है, ठीक है, और फिर डिस्टेंस बाय स्पीड करके हर एक का टाइम निकाल लो, डिफरेंट टाइम निकालो,
और फिर डिफरेंस ऑफ टाइम पे। आपके 95% क्वेश्चन में यही होता है। हाँ, इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, डाउट्स बताओ अब। एग्जाम्पलर 2.1 किसको चाहिए? क्यों? चल ले ले, ले ले, अभी तो नहीं चाहिए होगा मुझे 2.1 का। zeros of the quadratic polynomial are, ये वाली। इसकी zeros both positive, both negative, one positive, one negative, both equal। क्या होगा इसका आंसर? वैसे तो देख, अगर ये प्लस में है सारी टर्म्स, उसको फैक्टराइज करवाओगे तो ये आ जाएगा x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा वो पड़ा है ना हैंड आउट अभी, वो करो और मुझसे डाउट्स पूछना, यहाँ पे आ सकते हो। मोहम्मद बैठ यहाँ पे आ जाता है। आर्यन आप भी, अभी 10th का डाउट सेशन चल रहा है, साथ साथ अपना वो हैंड आउट कवर करो जो मैंने आपको दिया हुआ है चैप्टर 1 का। ठीक है, और जो डाउट्स होंगे मुझसे पूछना। देख, इसको अगर तुमने फैक्टराइज किया तो एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा की फॉर्म बनेगी, है ना। और इसके जीरोस निकालने हो तो माइनस अल्फा माइनस बीटा करोगे। ठीक है ना, जो मुझे, जो राघव ने बड़ी जल्दी बात समझ कर कही थी, राइट। अब इसको अगर लॉजिकली फिर भी समझना है तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? अल्फा बीटा किसके इक्वल है? दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स का सम क्या है? नेगेटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों प्लस की टर्म्स होंगी तब प्लस में आंसर आएगा, दोनों माइनस की टर्म्स होंगी तब माइनस में आएगा। अब अगर इन दोनों प्लस की टर्म्स को मैं ऐड करती हूँ तो सम क्या आ रहा है? प्लस में ही आएगा, है ना। +2 +3, सम क्या आया जी? +5। लेकिन मैं तो सम माइनस कर रही हूँ, तो इसका मतलब केस क्या हो गया? सम नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। दो नंबर्स का, फॉर टू नंबर्स सम नेगेटिव but product positive, therefore it means both are negative, both the numbers are negative। समझ में आ गया? लिख लो इस चीज को। क्लियर ऑल कैसे करते हैं?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बोर्ड विजिबल है सबको? The zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k not equal to 0 cannot both be positive, cannot both be negative, always unequal, always equal. समझ में आ गया? जीरोस है इस वाले पॉलिनोमियल की, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ऑलवेज अनइक्वल, ऑलवेज इक्वल। जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आई ऑलवेज हैव सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है? के जीरो के इक्वल नहीं है, तो के या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो पहला केस लेके चलते हैं, के इज पॉजिटिव। के जो है पॉजिटिव नंबर है, +2, +3, +5, कुछ ऐसे नंबर फॉर एग्जाम्पल। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? -2। और अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया? 2। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जो सम है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव। 2 - 2 करने से तो कितना हुआ, ये नहीं कैसे आएगा जिसको मल्टीप्लाई किया, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन दो नंबर्स को प्लस किया तो सम नेगेटिव है, उनको मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। ठीक है? तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो मेरे पास आता है कि बोथ द जीरोस आर पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव है तो बोथ द जीरोस आर नेगेटिव, सर। ठीक है? तो केस क्या बन गया कि अगर के पॉजिटिव हुआ तो जीरोस आर नेगेटिव फॉर श्योर। क्लियर हो गया? मैंने पहला केस ले लिया कि पॉजिटिव के होने पर जीरोस दोनों ही नेगेटिव हैं। अब मैं लेती हूँ सेकंड केस, के इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल के इज -2। अल्फा प्लस बीटा आपने लिखा है -k, अल्फा बीटा लिखा है k। अब k की वैल्यू क्या है? -2। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ -2, अल्फा बीटा -2। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? +2। प्रोडक्ट क्या आ गया? -2। सम क्या है? पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, तो या ये प्लस में होगा ये माइनस में, या ये माइनस में और ये प्लस में। इन दोनों केसेस में क्या हमें सम पॉजिटिव मिल सकता है? क्यों? +4 -2, प्लस वाला नंबर बड़ा हो गया, माइनस वाला नंबर छोटा हो गया, है ना? तो दोनों ही केसेस में सम पॉजिटिव मिल सकता है। प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे आएगा? 1 + 1 - अब बड़ा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन सम तो पॉजिटिव आ सकता है। तो के पॉजिटिव होने पे दोनों जीरोस माइनस साइन के साथ है, के नेगेटिव होने में 1 + 1 - फॉर श्योर पता लग गया। तो जीरोस में कम से कम एक नेगेटिव है, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। दोनों के पास प्लस साइन नहीं होगा, या माइनस माइनस या प्लस माइनस। समझ में आ गया? इस चीज को लिख लो ऐसे ही, राइट? सो इट इज कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। दोनों प्लस साइन के साथ नहीं आ सकती, दोनों माइनस साइन के साथ, या 1 + 1 - क्लियर हो गया? लिख लिया इस चीज को? अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर लिख लिया इसको? ये सिर्फ आपको पता क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है जस्ट किया, वहां पर ऑप्शन बस अगर रट्टा मारा होगा, फटाफट से इसको लिख दोगे, आगे बढ़ जाओगे, टाइम पास नहीं करोगे। और समझकर क्या होता है, समझकर उसको याद करना और उसको रिमेम्बर करना, रिकॉल करना बहुत आसान। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखो।
if zeros of the polynomial ax square plus bx plus c not equal to 0 are equal, इसकी zeros equal है, then a and c have opposite signs, c and b have opposite signs, C and A have same signs, C and B have same. Zeros equal हैं, मतलब अगर ये फैक्टराइज होगा, जीरोस तो है ना, इक्वल है, तो या तो x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर होगा या फिर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होगा। जीरोस आर इक्वल, लेट दो जीरोस भी अल्फा अल्फा, है ना, या आप x प्लस अल्फा करोगे, x माइनस अल्फा करोगे। समझ में आ गया? अब जब x प्लस अल्फा को ओपन करते हो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2x अल्फा, और x माइनस अल्फा स्क्वायर को ओपन करते हो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा, है ना, मतलब जो a स्क्वायर वाली टर्म है ये प्लस साइन में आती है, और जिसमें x बिल्कुल भी नहीं है अल्फा स्क्वायर, वो कांस्टेंट वाली होगी, वो प्लस में है। जो x वाली टर्म है वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, तो क्या होगा, a and c have the same sign, c वाला मार्क, ठीक है, c and a have the same sign। समझ में आ गया? दोनों के साइन सेम क्यों होंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्क होता है प्लस 2ab माइनस 2ab में, उसमें x आ जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab में x आ गया, तो हमारे a स्क्वायर और x स्क्वायर इनमें सेम साइंस होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x भी पॉजिटिव, x स्क्वायर पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट भी पॉजिटिव होगी, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो आप खुद करके देखो एक बार, ये लिख लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, if 1 0 of the polynomial 1 0 of polynomial x square plus ax plus b, x square plus ax plus b is negative of other, then it has no linear term but constant term negative, has no linear term but constant term positive, can have linear term। पहले तो बताओ linear term क्या होती है? लीनियर टर्म कौन सी होती है वैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसमें डिग्री 1 हो, तो x वाली जो टर्म होती है वो लीनियर टर्म है क्वाड्रेटिक में, कैन हैव लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज, अगर जीरोस नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, अगर जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर तो क्या होगा, सम, आप इसको ले लोगे, जीरोस आर अल्फा एंड माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, सम इज 0, तो बी ए जो इसमें है वो 0 हो गया, माइनस है, लीनियर टर्म तो नहीं होगी, बच्चा बात है, एक्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव होता है, उसके आगे माइनस लग गया, 2 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 आता है ना, तो इसका
इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो बी हमेशा नेगेटिव होगा, इट हैज कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, ठीक है। और वैसे भी अगर जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर और आपके पास कुछ इस तरह से बनकर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी, और मैं कहती हूँ इसकी जीरोस एग्जिस्ट करती हैं, आपने ना एक फॉर्मूला किया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए होता है या माइनस के लिए होता है, माइनस को फैक्टराइज करते हो ना, कैसे, ए प्लस बी ए माइनस। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके दिया हुआ है या एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके दिया हुआ है, ठीक है। पी स्क्वायर बिल्कुल डिफरेंट नंबर ले लिया मैंने, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस पी एक्स माइनस पी। अब अगर जीरोस निकालनी होगी तो एक माइनस पी प्लस पी, समझ में आया। When zeros are negative of each other, इसका मतलब पॉलिनोमियल ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 की फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की फॉर्म का है, जिसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, समझ में आ गई बात में। तो इसलिए उसमें कांस्टेंट टर्म हमेशा माइनस में होगी तभी फैक्टराइज होगा। अगर मैं कहूँ ना फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो जब आप करके आते हो ना एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, वो गलत होता है, समझ में आ गई बात में, क्लियर है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर, आपके डाउट्स हैं कुछ, ये तो मैंने जो आपसे करवाया था वही करवा देती हूँ, लिखो। प्रूव दैट रूट p plus root q is irrational, p and q are primes. Let root p plus root q be rational. Therefore, root p plus root q is equal to a upon b. A upon b लिखे, चलो। Where a b is not equal to 0, a and b are co-prime. फिर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये करना चाहिए, वो लंबा हो जाएगा, फिर अगर आएगा तो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आएगा। ये भी ठीक है, बट वही बात है ना, पी क्यू को इरेशनल प्रूव करना, तो बात तो फिर मैं पी को इरेशनल प्रूव कर दूं। जैसे आपको वो था ना क्वेश्चन, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, अगर ये आता है, ठीक है ना, तो जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है अगर 2 नंबर में आएगा तो आएगा गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे भी आएगा, अगर अगर तो नंबर्स में आ रहा है रूट 2 प्लस रूट 3, अगर 2 मार्क्स में है तो लिखा जाएगा कि गिवन रूट 3 या रूट 2 में से कोई भी इज इरेशनल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू ए, रूट 3 को यहाँ लिख दिया, ए माइनस रूट 2, रूट 2 को इधर लिख दिया और लिख दिया ए माइनस रूट 3, ठीक है। फिर स्क्वायरिंग, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 इंटू ए, ये आ गया। फिर आपने 2 रूट 3 ए एक तरफ लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, रूट 3 को यहाँ लिखा, ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2a, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 बाय 2।
√3 मुझे गिवन है, ये रैशनल है, दिस इज रैशनल क्योंकि मैंने ए को रैशनल लिया था, ठीक है ना, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हेंस √2 प्लस √3 इज रैशनल। हाँ, अगर आपको ये नहीं दिया होगा तो फिर वही करना पड़ेगा, पहले इसको प्रूव कर दो इरेशनल, दोनों में से किसी को भी, सिमिलरली दूसरे को, सम इज इरेशनल। बस इसको ए बाई बी कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ए बाई बी लिख, कोई फर्क नहीं है, तुम इसको ऐसा लिखोगे, वो सिंप्लीफाई लिखने के लिए, फिर यहाँ पे एलसीएम लेकर फिर उसको सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे, उसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बात वही चीज रहेगी, ठीक है। सिंप्लीफाई के जैसे तुम्हारे कोऑर्डिनेट में k:1 की रेशियो क्यों लेते हैं, m:n भी ले लें, बस दो वेरिएबल्स ही रखने, एक सिंगल में काम कर लें, m:n से भी आंसर वही आएगा, बट दो क्यों लेना है, सिंगल वेरिएबल में काम कर लो, वो कन्वीनियंट वे निकाल दिया। समझ में आ गया इतना? इसके अलावा कोई डाउट्स है अभी? वेरी गुड, कोई ना, आ जाओ। हाँ 2.3 इसमें 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आ सकता है, नहीं बिल्कुल, ये वैसे भी हो जाए, जब ऐसा वाला क्वेश्चन दिया हो ना, ये आपको दो फैक्टर्स करके दिए हुए हैं, -s -2√2s प्लस रूट, इन दोनों को ले लिया, बड़ा आसानी से दिया हुआ है, ठीक है। तुमने यहाँ से s कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 2s - 1। अब तुझे 2s - 1 यहाँ पर भी रखना है, तो क्या कॉमन ले ले बाहर, बस थोड़ा सा ना इसमें दिमाग लगाने वाली बात होती है, मतलब एक क्वेश्चन सीधे सीधा मुझे चीट कोड दे रहा है, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट चीट कोड फ्रॉम दैट, ठीक है ना। मैंने इसमें ना हमेशा रूट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा एक फैक्टर तो कॉमन निकल जाता है, एक टर्म बन जाती है, अब कोशिश करके दूसरी वाली टर्म भी वैसी बने, तो उसमें से क्या कॉमन और निकालोगे, राइट। तो मुझे पता है कि मुझे 2 भी चाहिए, s भी चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, √2, उसको बाहर निकाल लिया, तो दिस √2 फ्रॉम हियर एंड √2 फ्रॉम हियर बाहर आ गया, बाहर माइनस साइन था, अंदर लिख दिया, मतलब एक ये जो होता है ना स्मार्ट वे की चालू तरीके से हमने काम किया, कि आता नहीं था पर हमने पेपर में चुस्ती मरी और आ गया, थोड़ी सी चुस्ती लगाई, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा s इज इक्वल टू √2, s इज इक्वल टू 1, उसमें फैक्टराइज करना होगा, बिल्कुल कर लो, मैं कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि कहीं तो पहुंच रहे हो, v² प्लस 4√3v माइनस 15। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे करती हूँ, आपका सम क्या है, 4√3, प्रोडक्ट क्या है, लिख लो इसको साथ साथ लिखा कर, -15, ऐसे बैठ कर नहीं, काम कर, लिखो क्वेश्चन लिख, फिर हमेशा प्रोडक्ट, एक सम में 4√3 आ गया ना, प्रोडक्ट में नहीं है, इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट किसमें है, 5 में या √3 में, हाँ हाँ सम वही आएगा, ठीक है, राइट। प्रोडक्ट के जो √3 किसमें, मतलब रूट किसमें है, तो मैंने ना इसको ऐसे लिख दिया, आप फैक्टर्स बता, समझ में आ गया है ना। अब ये भी तरीका क्या है, बस चालू करना है, कि मतलब √3 चाहिए तो √3 को मैंने आगे लिख दिया। अब अगर तुम्हें नेक्स्ट अगर ये फैक्टराइज वाला क्वेश्चन होगा ना, और अगर रूट ना इसमें और इसमें दिया होगा, तो ये टर्म में रूट नहीं होगा, अगर वो फैक्टराइज स्प्लिटिंग से होती है तो, और होगी, ठीक है। अगर आपको ए और सी में रूट दे दिया ना, तो यहाँ रूट नहीं होगा, फिर फैक्टराइज और हो जाती है, बस उसमें कॉमन निकालने में मुश्किल आती है, वो कॉमन देख लो, एक टर्म कॉमन ले लो, फिर दूसरी को वैसे ही लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि सिंपल कुछ नहीं है, उससे भी करोगे स्टूडेंट से हो जाएगा, टाइम लगेगा बस उसमें, इतना टाइम मैं चाहती हूँ कि आप टाइम सेव करो, मार्क्स क्योंकि तो नहीं मिलने हैं, एप्रिसिएशन कोई नहीं मिलेगी कि +1 बिकॉज यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी लॉजिकल वे, आपको +5 दे दिया, वो नहीं मिलता ना, इसलिए। अब इसमें मैंने यहाँ पर देखा तो v कॉमन है, v प्लस 5√3, अब यहाँ पर v के साथ ना जो ब्रैकेट में मैं लिखूंगी, इट शुड बी v प्लस 5√3, ठीक है। तो ये √3 चाहिए, √3 मैंने कॉमन ले लिया, अब क्या मुझे समझ है कि 15 में से 5 × √3 × √3 लिखा, और एक √3 मैंने बाहर निकाला,
समझ में आ गई बात? ये v माइनस √3 v प्लस 5, ठीक है, ये समझ में आ गया? आपको मैंने टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 10 दिया था। और जब भी फैक्टराइज करना हो, आपके पास कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शंस में है, टोटल एलसीएम ले लो, फिर बहुत जल्दी फैक्टराइज हो जाए, अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट मेथड नहीं लगाना। हाँ जी, इसमें और 3.3 क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, तुम्हारे डाउट्स हैं? नहीं हो रहा सॉल्व? मैं आंसर मैच करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का ये मैं करा। चलो करो 6th पार्ट। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b, और दूसरी दी हुई है x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे एलिमिनेशन पर चलना है। ये x अपॉन a है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x अपॉन a स्क्वायर। इस कोएफिशिएंट को क्या करना है, a की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, a स्क्वायर। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, पर ये पूरी होगी। ठीक है, तो मैंने लिखा x बाय a स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको मल्टीप्लाई किया x बाय a स्क्वायर y अपॉन ए बी। अब ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाय a। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया? लिख लो पहले ये, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे। कबीर समझ में आया ये? यस मैम। 1 बाय से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे देखना x अपॉन a इंटू ए है और ये अकेला x अपॉन a है, तो इसको मैंने 1 बाय a से मल्टीप्लाई किया। a चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर 2a होता, x होता और यहाँ पे ax होता है, तो आप कहते 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये x दिया हुआ है और ax दिया हुआ है, तो मैं कहती हूँ a से कर दो। अब वही चीज अगर दी हुई डिनोमिनेटर में, तो मैं कहाँ पे लेके जाऊंगी उसको, डिनोमिनेटर में। और जब वो चीज जाती है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर न्यूमिनेटर 1 हो जाता है, कि उससे 1 से मल्टीप्लाई कर। समझ में आ गया ये? अब माइनस करना है इसको, ये कैंसल। अब मैं लिखूंगी y अपॉन बी स्क्वायर माइनस y अपॉन ए बी, 2 माइनस a प्लस बी अपॉन ए। चुपचाप से यहाँ पे एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर ए बी, एलसीएम क्या होगा, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम होगा a और ए बी स्क्वायर में एलसीएम क्या होगा, ऑल द फैक्टर्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। समझ में आ गया ना, एलसीएम एचसीएफ का काम आता है। हाँ। तो अब यहाँ पे a नहीं है तो ए वाई, यहाँ पे b नहीं है बी वाई। यहाँ से एलसीएम लिया a, 2a माइनस a माइनस b, तो y कॉमन ले लिया a माइनस b, समझ में आ गई बात? इसको दोबारा से सॉल्व करना है, इसका प्रैक्टिस चाहिए होती है। हाँ, दीज क्वेश्चंस कैन कम इन द पेपर, ये क्वेश्चंस बिल्कुल पेपर में आ सकते हैं। समझ में आ गया बताइए सबको? ठीक है, अब तुमने इसमें पुट करना है। तो तुम्हारे पास पहली वाली थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। वाई की वैल्यू बी स्क्वायर है, तो x अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस बी।
ये कितना हो गया, x अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b कैंसल हो गया, x इज इक्वल टू, समझ में आ गया बेटा? और बताओ, वो तो करवा दिया मैंने आपको। अच्छा ये वाला 6 है फिर वो। हाँ, इसमें देख क्या हुआ है, उसने कहा है 14 किलोमीटर पार्टली बाय रिक्शा पार्टली बाय बस, कुछ रिक्शा से गई कुछ बस से गई, ठीक है, ठीक है। शी टेक्स हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग बाय बस, मतलब 12 किलोमीटर बस और इस पूरी जर्नी को उसको लगता है आधा घंटा। ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब 10 किलोमीटर बाय बस, शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। पहले 30 मिनट्स था, अब कितना हो गया 39, तो 39 बाय 60 आवर्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड दैट ऑफ द बस, तो लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ रिक्शा, किलोमीटर दिया हुआ है और आवर्स में ले रही हूँ, बस की मैं ले लूंगी y किलोमीटर पर। रिक्शा से कितना गई डिस्टेंस, टाइम स्पीड कितनी है, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 12 किलोमीटर y की स्पीड पर टाइम लगा हाफ आवर। ऐसे दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बस अब पता मुश्किल क्या है, 1/x और 1/y। अभी आपको ये सॉल्व करना, मतलब स्कूल में वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी ने उतार दिया, 1/x को a ले लेते हैं, 1/y को b लेकर फिर सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा 2a प्लस 12b 1/2, 4a प्लस 10b 39/, देन यू सॉल्व दीज टू, a और b को x और y में ले जाना, आपको आंसर आ जाए, ठीक है। डिजिट वाला क्वेश्चन कर लेना, एक आपको वो करवा दिया, और एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ, इसमें इक्वेशंस आपसे बनती है कि नहीं, लास्ट ईयर ना ये क्वेश्चन आया था शायद। A man wish to give, लिखो ये क्वेश्चन, a man wishes to give, ये चलो इसको छोड़कर ना ये वाला लो, इसकी जगह ना ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, a person was given rupees 3000 for a tour, a person was given rupees 3000 for a tour, if he extends his tour program by 5 days, he must cut down his daily expenses by rupees 20. Find the number of days for tour program. कोशिश करो ये करने की, तुम्हें एक 1,10,000 वाला भी तो करवाना है ना।
number greater than 1 lakh but close to 1,10,000 exactly divisible by 8, 15, 21 नहीं करवाया ना? हाँ जी, क्या होगा? 3,000 रुपए मिले हैं उसको, ठीक है ना? कुछ दिन का टूर होगा और रोज की रोज वो कुछ खर्च कर रहा हो, ठीक है? सो लेट द नंबर ऑफ डेज एक्स ले लिया, तो डेली एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,000 अपॉन एक्स, ठीक है? बिल्कुल ले सकते हो। चल, ये एक्स लिया नंबर ऑफ डेज को और एक्सपेंसेस को ले लिया वाई, तो तुम क्या करोगी? एक्स वाई इज इक्वल टू 3,000 एक्सटेंडेड टूर प्रोग्राम बाय 5 डेज, नंबर ऑफ डेज एक्स था, एक्स प्लस 5, 5 दिन और हो गया। डेली एक्सपेंसेस क्या होंगे? ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज सेकंड केस में क्या हो गया? उसने 5 दिन टूर बढ़ा दिया, तो अब डेली एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 3,000 अपॉन एक्स प्लस 5। तो पहले वाले में से और अब वाले में से एक्सपेंसेस में, क्योंकि नंबर ऑफ दिन बढ़ गए तो डेली एक्सपेंसेस से कम करना पड़ेगा, कितना कम हो गया? 20। पहले वाले पर डे एक्सपेंस और नए वाले पर डे एक्सपेंस में 20 रुपए का डिफरेंस है। क्या 3,000 अपॉन एक्स और 3,000 अपॉन एक्स प्लस 5 में कौन सी फ्रैक्शन छोटी होगी? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना? तो वो बाद में लिख दी, छोटी वाली को पहले लिख दिया, बड़ी वाली को। डिफरेंस क्या है? 20। समझ में आ गया? डेली एक्सपेंसेस कट डाउन 20 रुपए से हो रहा है ना, तो जो बड़ी वाली फ्रैक्शन है, जो मतलब आंसर छोटा देगी फ्रैक्शन, वो बाद में आएगी, ठीक है? या फिर जैसे कि एक्स और वाई में पता क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ना बिल्कुल सही मार्क करूंगी। किसी बच्चे का पेपर मेरे पास आएगा, एक्स वाई लिखा होगा, मैं बिल्कुल मार्क्स दूंगी उसको। स्कूल में टीचर्स आपको बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, सिर्फ उसी वजह से मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये चीज सीख जाओ। लेकिन अगर एक्स वाई इक्वल टू 3,000 कर रहे हो और ये चीज समझ में आती है, तो क्या मुश्किल है इसमें? मतलब एक बिना मतलब से हमें कहना कि नहीं जी इसको सॉल्व नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये करना कौन सा आसान है? तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया। फिर आपने 5y माइनस 20x माइनस 100 इक्वल टू 0 कर दिया, y की वैल्यू को क्या कर दिया? 3,000 अपॉन एक्स। तो ये चीज क्या करनी आसान हो रही है, जिसको हम गलत कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है? या फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखता है कि सिंगल वेरिएबल से सॉल्व हो, जैसे आईसीएससी में होता है
राइट, दे गिव यू क्वेश्चन एंड दे से कि सिंगल वेरिएबल x में सॉल्व करो और उसको स्टेप्स मेंशन कर देता है कि टेक द कॉस्ट एज x एंड देन सॉल्व। ठीक है, ट्वेंटी कॉमन ले लिया तो ये 70 इतना कवर हो जाएगा, 75 तो 300 तभी बनेगा ना। हाँ, 7500 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। तो x, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ आ गया 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 5 का डिफरेंस कब आता है, एक्स स्क्वायर 30 एंड 10। तो नंबर ऑफ डेज आर 25। समझ में आ गया? बता, किसी को कोई मुश्किल इसके बाद और डिलीटेड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आएगा। चल ये वाला खुद करके देखो और लिखो, अ ट्रेन ट्रैवलिंग अब करके देखना डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 kilometers would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed was 5 kilometers per hour more. Find the original speed of the train. ठीक है, मैंने क्या कहा था, इससे पहले क्या देखना होता है, डिस्टेंस। ठीक है, फिर स्पीड वेरिएशन भी होगी, है ना? क्या, लेट द स्पीड ओरिजिनल जो है उसको क्या लिख दिया, x किलोमीटर पर आवर। फिर न्यू स्पीड दी हुई है x प्लस 5। फिर मैंने आपको कहा था कि हमेशा दोनों स्पीड्स का टाइम निकाल लो, डिस्टेंस दोनों सेम है, एक टाइम लगा 360 अपॉन एक्स और एक लगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5, 48 मिनट्स लेस। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो 48 मिनट्स लेस, तो माइनस करके यहाँ 48 लिख देंगे, 48 लिखेंगे क्योंकि हमने टाइम को आवर्स में लिया है, तो 48 पॉइंट, बस इसमें ये ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि मैंने टाइम जो रखा है ना वो आवर में रखा है। अब हो गया ना सॉल्व, ये स्टेप्स ऑफ ये जो है ना फॉर्मिंग एन इक्वेशन, ये याद कर लेना, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 6 से नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा हॉट वाला क्वेश्चन आ जाता है। तुम्हें करवा दूं कि नहीं? मुश्किल है। हाँ, आ जाएगा, वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि ये ना व्हेन निशा ग्रोस टू हर ब्रदर्स प्रेजेंट एज, है ना। तो निशा की एज अगर आज एक्स है, उसको मदर के प्रेजेंट एज में पहुंचना है, मान लो वाई, तो डिफरेंस कितने साल बड़ी होगी, वाई माइनस, वो ऐड करेंगे। समझ में आ गई ना बात, वही चीज है और कुछ नहीं है। तो ये हॉट वाला क्वेश्चन है जो समझाने का ही समझ में आता है। देख बता दो, यहाँ पे करने से तुम इसको सॉल्व कर सॉल्व कर। ऐसे तो नींद आ रही है, बस हो रहा है कि मैम छोड़ दे और मैं जाऊँ। ये है निशा और एक है मदर। At present, Nisha Asha's age is 2 years more than square of her daughter's Nisha's age. ठीक है, ये x है तो ये x square plus 2। ठीक हो गया इतना? ये x square plus 2 है। When Nisha grows to her mother's present age, निशा की एज हो जाएगी x square plus 2। तो मदर की एज क्या होगी, x square plus 2 प्लस यहां से कितने साल बढ़ गई वो, x square plus 2 माइनस, ये 10 साल की थी, ये 40 साल। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने क्या कहा कि अगर ये 10 साल की और ये 40 साल की है तो इनमें एज गैप कितना है, 30। तो x को, इस 10 को 40 होने के लिए 30 साल लगेंगे, तो इसकी प्रेजेंट एज ये होगी। तो मदर भी तो उतना ग्रो करेगी, कितना, कि ये अभी की एज है, डिफरेंस मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया ये, तो इतने सालों के बाद मदर की एज क्या होगी, ये आ गया। ठीक है, तो निशा ग्रोस टू बी हर, then Asha's age है x square plus 2 plus x square plus 2 minus x। ये आशा की एज है, would be 1 year less than 10 times present age of Nisha। present age है x, 1 year less than 10 times, तो ये आ जाएगा 2x square plus 4 minus x 10x minus 1। तो 2x square minus 11x plus 5 equal to 2। x की वैल्यू 5। ठीक है, 2x स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया, 2x x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5, तो x की वैल्यू 1/2 भी है, x की वैल्यू 5 भी है। ठीक है ना, तो अगर हम x की वैल्यू 1/2 लेके चलते हैं तो मैंने स्क्वायर किया, 1/4 प्लस 2 हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये कितना आ गया, 2 1/4, इट इज नॉट पॉसिबल, इसको रिजेक्ट कर दो। x की वैल्यू 5 आ गई। अब तुम देखो ना, ये 5 है और ये 27 है, तो ये 27 साल की हुई और इसमें टाइम गैप कितना लगा गया, 22 ईयर्स। तो प्लस 22 करोगे 49, विच इज 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स। इसको 10 टाइम्स किया, आ गया। तुम बोर हो रहे हो? इसके अलावा है 8 क्वेश्चन दिया, तुम बाकी हो गए। चलो और बताओ भाई, कुछ है डाउट वगैरह, नहीं जाना है बस। हाँ, हेडेक हो रहा है, इतना पढ़ने के बाद तो वैसे ही हेडेक होता है। हाँ,